हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दृश्यास ऑनलाइन गुरुकुल। इस वीडियो में हम लोग एक और जो है मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका केवीएस का जो ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है उस पैटर्न पर बेस्ड है। केवीएस पीआरटी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपका 20 क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स में, स्पेशली 20 क्वेश्चंस आएंगे मैथमेटिक्स के और 20 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो हर क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। ये मॉडल पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर इस तरीके से मॉडल पेपर्स को आप प्रैक्टिस करके रखेंगे तो आपके लिए वहाँ भी आसानी होगी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो इसमें देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, दिए गए दंड आरेख में एक फर्म का वर्ष 2009 से 2014 तक का गेहूं का उत्पादन टन में दर्शाया गया है। विषम वर्षों का कुल उत्पादन सम वर्षों के कुल उत्पादन का कितना गुना है। ठीक, तो विषम आप समझ रहे होंगे, एक विषम होता है और दूसरा क्या है, सम है। इसका मतलब है आपका विषम वर्ष का मतलब कि जो वर्ष जो है दो से नहीं कट रहा होगा, ठीक है, वो विषम होगा। जो दो से कट जाएगा वो सम होगा। बस इतना आपको माइंड में रखना है। उत्पादन का रेशियो हमको निकालना है। विषम को ऊपर रखना है, नीचे आपका सम को रखना है। अब देखिए इसमें समझते हैं हम लोग क्वेश्चन को। देखिए अगर इसमें क्या है, विषम कौन कौन से हैं, 2009, 2011 और 2013। तो विषम कितना हो गया, देखो 75 तो ये हो गया 2013 में, 75 और 5 मिलके 80 हो गया और 100, ठीक है, 180 हो गया। और 90 और 2009 वाला, तो 180 और 9, 9 8 17 मतलब 270 हुआ, ठीक है। तो 270 टन जो है ये विषम वर्ष का उत्पादन है। अब देखो समवर्ष को काउंट कर लो। समवर्ष क्या है, ये है समवर्ष, ये है समवर्ष और ये है समवर्ष। तो 2010 का देखो 110 है, फिर 2012 में जब गए हो तो 130 है। 110 प्लस 130 कितना हो गया, 240 हो गया। 240 प्लस 2014 का 120 और 2000, 240 हुआ, 20 और जोड़ लो तो 260 हो गया, 100 जोड़ लो तो 360 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सम का हो गया 360। रेशियो आपने कर दिया, बस आपके पास आंसर आ गया। जीरो से जीरो कट गया और 3 9 27 और 3 12 में 36। तो इस तरीके से 3 से और कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो 3/4 कितना हो जाएगा, 4 सते 28, 2 30, 20 हो गया, तो 4 पंचे 20.75। तो आपको देख रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका, इसका जो आंसर सही होगा, आंसर आपका बी सही होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये है क्वेश्चन आपका। इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, विद्यार्थियों का एक समूह गर्मियों की छुट्टी में गया और विभिन्न प्रकार की गतिविधियां की, जो निम्न चित्र द्वारा दर्शाया गया है। विद्यार्थियों का एक समूह था, गर्मियों की छुट्टियों में कहीं गए थे, ठीक है। उन्होंने बहुत सारी गतिविधियां की और उसको जो है स्टैटिक्स के जो है आंकड़ों को कुछ इस तरीके से दर्शाया गया है। ये चित्र आप देख रहे हैं, एक सर्कल बना हुआ है, इसमें एक इस तरीके से आपका डिवाइड किया गया है। तो अब इसे क्या कहते हैं, इस प्रदर्शन को क्या कहते हैं। तो ये प्रदर्शन क्या है, इसको बोलते हैं पाई। क्या बोलते हैं, पाई, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रदर्शन जो है, ये क्या है, पाई चार्ट है। पाई चार्ट बोल लीजिए आप या पाई चित्र बोल लीजिए, जो आपको लग रहा है। इसमें क्या होता है कि एक चीज और भी देखा होगा, इसमें इस तरीके का क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि आपका इस तरीके से डिवाइड किया गया है यहाँ
मान लो यहाँ कुछ एंगल दे दिया 60 और यहाँ कुछ दे दिया 30, तो इस तरीके से पूछ लिया कि ये कितना होगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आप इस चीज को लिए रेडी रहना। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो क्या है, पाई चार्ट होगा, जो कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर जो सही है वो आपका सी सही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित में से कोई तीन मापों को लेकर कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। भुजा की माप 1.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, 5.9 सेंटीमीटर, 8.1 सेंटीमीटर। तो हमारे पास चार यहाँ चार जो है मेजरमेंट्स गिवन है, मतलब चार भुजाएं, एक तरीके से समझ लीजिए चार भुजा है हमारे पास। उन भुजाओं को मिलाकर, मतलब उनमें से तीन भुजा हमको लेनी है, उन तीन भुजाओं को मिलाकर देखना है कि कितने त्रिभुज बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ऐसा हो सकता है कि आप जल्दी में क्या करें कि कोई भी तीन भुजा ले लिए और बनाना शुरू किए, फिर अगली तीन ले लिए, फिर अगली तीन ले लिए, फिर अगली तीन ले लिए। इस तरीके से आप त्रिभुज काउंट कर सकते हैं। बट मेन कंडीशन जो है उस चीज को आपको ध्यान में रखना है पहले, कि किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होता है। ये चीज ध्यान में रखना। तो पहले चेक कर लीजिए कि क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये कर रहा है तब इस प्रोसेस पर जाएंगे कि तीन लेंगे, एक त्रिभुज बन गया, फिर अगले तीन लेंगे, एक त्रिभुज बन गया, फिर अगला कॉम्बिनेशन लेंगे, एक बन गया। इस तरीके से काउंट कर लेंगे। ठीक, तो पहले हम देख लेते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसी भुजा है कि जो शामिल हो ही नहीं सकती, जिसको मिलाकर त्रिभुज बन ही नहीं सकता। अब सबसे छोटी भुजा क्या है, 1.2 है इसमें। अब देखिए 1.2 को अगर मैं 4.2 के साथ जोड़ता हूं, तो 1.2 के साथ अगर 4.2 के साथ जोड़ूंगा तो आपको कितना मिलेगा, 5.4 मिलेगा। अगर मैं भुजा तीसरी वाली ये लिया होता, तो क्या ये जोड़ने के बाद जो वैल्यू आई वो इससे बड़ी है, इससे बड़ी नहीं है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि हम ये भुजा तो ले ही नहीं सकते हैं, इस साइड का तो यूज कर ही नहीं सकते हैं हम त्रिभुज बनाने के लिए। तो अब क्या बचा आपके पास, आपके पास सिर्फ तीन ही भुजाएं बची हैं। और आपको पता ही है कि तीन भुजाओं से मिलकर कितने त्रिभुज बनाओगे, एक ही त्रिभुज बनेगा। ऑब्वियस सी बात है। तो इसका आंसर जो सही होगा, आंसर जो है आपका डी करेक्ट होगा। ठीक, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार का परिमाप, आधार की परिधि कितनी है, 5.28 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई जो गिवन है ये क्या है, h है, और ये परिधि है। परिधि का मतलब क्या हुआ, 2πr। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी है, 528 सेंटीमीटर। 528 सेंटीमीटर है, बट हमें हाइट किस में दी है, मीटर में दी है, तो हम इसको भी मीटर बना देते हैं। आपको पता ही है 100 सेंटीमीटर में कितना होता है, 1 मीटर होगा। तो सिंपली क्या हो जाएगा, 5.28। ठीक, तो 2πr इज इक्वल टू 5.28। इससे तो वैल्यू आ गई आपकी, आर की वैल्यू मिल गई। यहां से आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए हमको क्या करना है, बेलन का आयतन निकालना है। अब बेलन का आयतन जो होता है, आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन, आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब बस वैल्यूज हम पुट कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो वैल्यू पुट करिए। तो पहला हो गया पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू देखिए, तो ऊपर क्या है, आर की वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई कर लिख देता हूँ, 5.28 डिवाइडेड बाई 2 पाई। यही रिपीट होगा, आर स्क्वायर है तो इस वजह से 2 बार आएगा, 5.28
28 डिवाइडेड बाई 2 पाई और इंटू एच। एच की वैल्यू कितनी है? एच की वैल्यू है, ठीक। तो बस इसी को सिंपली सॉल्व करना है हमको और आपको आंसर मिल जाएगा। पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया और 2 पाई बचा। और पाई की जो वैल्यू आती है, पाई की वैल्यू आप 22/7 यहाँ गिवन है, ये वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको यहाँ मिलेगा अप्रोक्सीमेट 4.4। आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको वैल्यू अप्रोक्सीमेट मिलेगी 4.4। तो इस तरीके से इसका जो आंसर सही होगा, आंसर कौन सा सही है? आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखिए, यदि किसी वर्ग की एक भुजा, यदि किसी वर्ग की एक भुजा ए है, वर्ग की एक भुजा क्या है? ए है, तो वर्ग में बने बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? इसको क्वेश्चन को करने से पहले मैं ये फिगर बना लेते हैं। ये क्या है? एक वर्ग है। वर्ग क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अब इसमें बड़ा सा बड़ा वृत्त कौन सा बना सकते हो? बड़ा सा बड़ा वृत्त का मतलब ऐसे टच करता हुआ जाना चाहिए, ठीक। और इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी ये बता सकता है कोई? ये देखिए, ये आर है त्रिज्या, और यहां से अगर मैं यहां कर दूं तो वो इसी के बराबर होगा, क्योंकि इसकी भुजा तो ए है, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक। तो इसका मतलब 2r बराबर ए होगा। तो r बराबर क्या है? a/2 होगा। r इज इक्वल टू a/2। इसमें तो कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। अब देखिए, r की वैल्यू मिल गई तो इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, पाई तो पाई ही रहेगा, आर की वैल्यू क्या है? a/2 का स्क्वायर। सिंपली हो जाएगा आपका पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो आंसर कौन सा सही है? तो इसमें ऑप्शन जो सही है आपका, ऑप्शन बी है जो इसका आंसर होगा। बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें क्या है आपका? एक वर्गाकार मैदान 50 मीटर लंबाई का है, ठीक है। इसके चारों ओर 6 मीटर का मार्ग बना है, अंदर की ओर, अंदर चारों ओर 6 मीटर का मार्ग बना है। मार्ग पर 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से लाल मिट्टी डलवाने का खर्च कितना? ठीक। तो समझते हैं क्वेश्चन को। इसमें क्या है? ये है आपका जो वर्गाकार मैदान है। अब इसके अंदर इस तरीके से ये रास्ता है, ये रास्ता है जो एक्स है, की चौड़ाई मान लो क्या है? एक्स है। और ये जो पूरी भुजा है यहां से यहां तक सपोज करो ए है, ठीक। तो रास्ते का जो क्षेत्रफल होता है, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर होता है 4 टाइम्स एक्स इंटू ए माइनस, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ये क्या है? रास्ते का क्षेत्रफल है। ये उस केस में है जब ये
अंदर की तरफ रास्ता बना हुआ है। ठीक है, तो हमें रास्ते का अगर एरिया पता चल जाए, रास्ते का एरिया इससे निकाल लेंगे और उसमें क्या कर देंगे, 30 रुपए से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 वर्ग मीटर का जो चार्ज लग रहा है वो 30 रुपए लग रहा है। ठीक, तो चलिए इसमें क्या करते हैं, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसमें कितनी वैल्यू आ रही है। तो अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 4 इंटू एक्स, एक्स जो है आपका रास्ते की चौड़ाई है, तो एक्स हो गया आपका 6 इंटू ए माइनस एक्स। ए क्या है, ए जो है, जो प्लॉट है उसकी, उसका जो है एक एक जो है साइड है, तो वो है 50 माइनस 6। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी जो वैल्यू आ गई वो वैल्यू आपकी है, कितना आ जाएगी, 1056 मीटर स्क्वायर, 1056 मीटर स्क्वायर। जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको मिलेगा 1056 मीटर स्क्वायर। अब क्या करना है, 30 रुपए प्रति वर्ग से हो रहा है, तो मल्टीप्लाइड बाई 30 कर देंगे इसमें, तो 3 छंग 18, ठीक, 3 पचे 15 और 1 मिलके 16, 3 एकन्नम 3, और ये जीरो की वजह से एक जीरो लग जाए। तो इस तरीके से इसका आंसर आया कितना, 31,680 रुपए। ठीक, तो जो टोटल कॉस्ट आया इस मैदान में मिट्टी डलवाने के लिए वो कितना आया, 31,680। तो इसका विकल्प जो सही है, ऑप्शन जो सही है, वो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसमें क्या है, किसी समलंब का क्षेत्रफल 105 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसका शीर्ष लंब 7 सेंटीमीटर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी से 6 सेंटीमीटर अधिक है, तो लंबी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखिए आपको पता होगा कि समलंब का क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 समांतर भुजाओं का योग। ठीक है, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं, एक भुजा अगर x है तो दूसरी भुजा क्या होगी, x प्लस 6 होगी। कैसे, क्योंकि कह रहा है एक भुजा दूसरी से 6 अधिक है, तो छोटी वाली भुजा मैं x मान रहा हूं, तो बड़ी वाली भुजा क्या हो जाएगी, x प्लस 6 हो जाएगी। ये चीज आप ध्यान रखना, क्योंकि फाइंड आउट तुमको x प्लस 6 करना है। ठीक, तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी कितना है, शीर्ष लंब 7 है। बस, इज इक्वल टू कितना, ये पूरा क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल की वैल्यू इसमें गिवन है और वो है आपका 105। तो इससे क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा और x में 6 जोड़ देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा सिंपली। तो इसमें देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिल रहा, x इज इक्वल टू 12। ठीक, अब x इज इक्वल टू 12 मिल रहा है, लेकिन क्या करना था इसमें, इसमें सबसे तो लंबी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है, क्योंकि लंबी पहली एक भुजा जो है आपने x कंसीडर की, दूसरी भुजा x प्लस 6 है, तो आपका आंसर कितना होगा, 12 प्लस 6, 12 प्लस 6 मीनिंग देयर बाई 18 आपका आंसर होगा। तो इसका आंसर कौन सा सही है, डी सही है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, 30 मिनट में घड़ी की घंटे वाली सुई
कितना कोण बनाती है, ये चीज हमको करना है। तो इसमें ध्यान दीजिए, सपोज करिए ये आपकी घड़ी है और ये आपका घंटे वाली सुई है, तो पूरा घूमती है कितनी देर में? ये लगाती है 12 घंटे में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 घंटे में कितने डिग्री घूमी? 360 डिग्री। कितने मिनट में कह रहा है हमको निकालना है यहाँ? 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब 1/2 घंटा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, तो यहां अगर देखें तो 1 घंटे में कितना घूमेगी? 360/12, तो 12 का नम 12, 12 तिहाई 36, तो 1 घंटे में 30 डिग्री घूमेगी। तो आधे घंटे में कितने घूमेगी? 30/2, मतलब 15 डिग्री। ठीक, बहुत ही सिंपल था। तो इस तरीके से जो इसका आंसर सही होगा, आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें देखिए, ये भी घड़ी पर ही बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझते हैं कि 3:40 PM पर घड़ी की घंटे की सुई तथा मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा। ठीक है, तो इसके लिए जस्ट एक फार्मूला हमको ध्यान में रखना है। तो उस फार्मूले को मैं लिख देता हूं, m इज इक्वल टू 2/11 ब्रैकेट में 30t प्लस माइनस थीटा। ठीक, अब देखिए इसमें m जो है मिनट है, t जो है कितने घंटे हैं, मतलब कितने बजकर वो वैल्यू है, और थीटा जो है आपका एंगल है दोनों के बीच में। बस ये फार्मूला आपको हरदम याद रखना है। और ये चीज ध्यान रखना कि एंगल की वैल्यू कहीं अगर निगेटिव आ रही है तो ये साइन चेंज कर लेना अपने हिसाब से, प्लस या माइनस उस हिसाब से चेंज करना कि थीटा की वैल्यू पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, और या थीटा की वैल्यू अगर निगेटिव आ रही है तो सिंपल क्या करना है कि 360 में उसको घटा देना, तब भी आंसर आ जाएगा। तो आपको जैसे करना है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। मैं फिलहाल इस क्वेश्चन को देखता हूं, मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं कि कितना आंसर आ रहा है। ठीक, तो देखिए इसमें मिनट कितना है, m जो है मिनट है, मिनट जो इसमें है 40 है। तो मैं इस वैल्यू को लिख लेता हूं यहां, तो इसको लिखते हैं 40 इज इक्वल टू कितना? 2/11, 2/11 ब्रैकेट में 30 इंटू टी। टी की वैल्यू कितना है, कितने घंटे हैं? 3, और प्लस माइनस थीटा। ठीक, हो गया। अब देखिए इससे क्या आया आपका, तो 30 × 3 कितना हो गया? 90 प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू 220 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 2 से इसको कट कर दोगे, 2 एक नम 2, तो 20 हो गया, और 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 220 आ जाएगा। अब देखिए थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 220 माइनस 90 कर दो, 220 माइनस 90। तो इस तरीके से थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 220 माइनस 90 डिग्री, मीनिंग देयर बाई आपकी वैल्यू आ गई कितनी? 130 डिग्री। तो आपका आंसर जो सही है वो कौन सा है? आंसर सी इसमें करेक्ट है। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, एक परीक्षा में 4 विषयों में प्राप्त कुल अंक 200 हैं। कितने अंक प्राप्त किया? 200। ठीक, यदि 3 विषयों में
विषय कितने थे टोटल? 4। यदि 3 विषयों में प्राप्त अंकों का औसत 48 है तो चौथे विषय में प्राप्त अंक, तो सिंपल क्या हो जाएगा, टोटल कितने अंक है, टोटल जो अंक थे 200 हैं, -3 का औसत कितना है 48, तो 3 का पूरा कितना हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 3। इसको सब्ट्रैक्ट करने पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो जो आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर आपको मिलेगा 56। तो इसका आंसर जो सही है, आंसर आपका डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें देखिए 22 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रही एक कार 50 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इसको देखिए, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी इसमें कैलकुलेट करना है, तो दूरी बराबर हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय। ये सिंपल फार्मूला है, आपको याद होना चाहिए। तो चाल कितनी है, चाल है 22.5, ठीक है, मीटर पर सेकंड। ये चीज ध्यान में रखना है, हमको यूनिट को ध्यान में रखना है क्योंकि हमको किलोमीटर में बनाना पड़ेगा। दूसरा फिर देखिए गुणे समय, समय कितना है 50, 50 किस में है मिनट में है, तो मिनट को सेकंड में बना लीजिए क्योंकि इसमें सेकंड में गिवन है जो जो आपका क्वेश्चन में था। तो इसको क्या करोगे 60 से गुणा कर दीजिए तो वो सेकंड में बन जाएगा। अब जो वैल्यू आएगी वो मीटर में आएगी क्योंकि सेकंड से तो सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, इस सेकंड से इस सेकंड, ये सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, वो मीटर में आएगी और डिवाइडेड बाई 1000 जब कर दूंगा तो वो वैल्यू आपका किलोमीटर में हो जाएगी। ठीक है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए वैल्यू आपकी आपको मिलेगी 6750 मीटर। ठीक है, तो अब अगर इसको किलोमीटर बनाना है सिंपली क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा 67.5 किलो। तो इसका आंसर जो सही होगा, आंसर कौन सा सही होगा, आंसर आपका डी होगा सही, जो है 67.5 किलोमीटर। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए एक आदमी किसी काम को 15 दिन में करता है, ठीक है, उसी काम को उसका पुत्र 10 दिन में कर लेता है, तो दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो इसमें कितना हो जाएगा 10 गुणे 15 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 15। तो इस तरीके से आपका कितना हो गया 10 गुणे 15 डिवाइडेड बाई 25, तो 5 तिहाई 15, 5 पचम 25, 5 का नम 5, 5 दूनी 10, 2 तिहाई 6। तो इस तरीके से आपको जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, 6 दिन में। ठीक है, तो देखो इसको हमने इस तरीके से किया कि जैसे एक ए किसी काम को ए दिन में कंप्लीट करता है और कोई दूसरा आदमी उसी काम को बी दिन में कंप्लीट करता है, तो जब दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उसमें कितना दिन लगता है, ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी दिन लगता है। ठीक है, ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें देखिए यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाती है तो वह संख्या क्या होगी। ठीक है, तो सपोज करो संख्या x है,
x का 75%, x का 75%, मीनिंग देयर बाई 75 डिवाइडेड बाई 100। इसमें क्या जोड़ा गया? 75 जोड़ दिया गया। फिर क्या प्राप्त हुआ? वही संख्या प्राप्त हो गई। ठीक, तो अब देखिए, अब आंसर आपका आ गया सामने, तो सिंपली क्या हो जाएगा? 25x बटे 100 बराबर 75 हो गया। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 7500 बटे 25 आ गया। तो 25 से करना 25, 25 तिया 75। इस तरीके से आपको 300 का आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, यदि 3 पेन, 2 पेंसिल और 4 रबड़ का मूल्य 92 रुपए है, तो 8 पेंसिल, 16 रबड़ का मूल्य 68 रुपए है, तो 24 पेन का मूल्य बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, पेन को मान लेते हैं हम P से लिखते हैं, पेंसिल को PC से लिख देते हैं, या सिंपल X लिख देते हैं, और पेंसिल को Y लिख देते हैं, और रबड़ को Z लिख देते हैं। तो ध्यान दीजिए, स्टार्टिंग में क्या मिलेगा हमको? 3x प्लस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 92 रुपए का बना। दूसरा क्या हुआ? 4 पेंसिल है, पेंसिल को आपने y कंसीडर कर रखा है, तो 4y प्लस 16z इज इक्वल टू कितना? 68। ठीक है, तो 24 पेन का वैल्यू निकालनी है हमको। तो अब एक चीज ध्यान दीजिए, तो इसमें अगर 4 से डिवाइड कर दें हम, ठीक है, 4 से डिवाइड कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा? 8 पेंसिल है ना, तो ये 8 हो गया। ये देखिए, तो 4 से अगर डिवाइड कर दें तो 2y प्लस 4z इज इक्वल टू, यहाँ 4 से डिवाइड करिए तो 4 का नाम 4 2 6 28 हो गया, 4 सते 28। तो इसका मतलब 2x प्लस 4z, 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 17। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? ये हो गया 17। तो 3x इज इक्वल टू कितना हो गया? 92 माइनस 17। ठीक है, अब 92 माइनस 17 हो गया, मीनिंग देयर बाई सिंपली आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आ गया 75। तो कितने की वैल्यू निकालनी है? 24 की निकालनी है। तो 3x की वैल्यू ये है, तो 3x की वैल्यू ये है, तो 24 की निकालनी है, तो मतलब 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ। तो 8 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 से यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ गई? आंसर आपका कितना आया? आंसर आ गया आपका 8 पंचे 40, 0 हासिल 4, 8 सते 56 और 4 60। ठीक है, तो इस तरीके से 600 रुपए आए, जो है 24 पेन का मूल्य। ये सिंपल कैलकुलेशन है इसमें। तो चलिए हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखिए, इस वैल्यू को चेक करिए। देखो, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को सबसे पहले अंदर से शुरू किया करो सॉल्व करना। ठीक है, तो इसमें देखिए 30 माइनस 20 है, तो ये क्या आ गया आपका? 10 आ गया। ये 10 हो गया, तो 35 माइनस 10, तो 35 माइनस 10 कितना हो गया? ये मिलके हो गया 25। अब ध्यान से देखिए, अब ये 25 हो गया, तो 100 माइनस 25, 100 माइनस 25 कितना आ गया? ये आ गया 75।
अब देखिए ध्यान से देखना, इस ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन इस 2 से है, तो 75 गुणे 2 कितना हो गया? 75 गुणे 2 हो गया आपका 150, 150, और ये भी 50 है, प्लस 50 और कर दीजिए इसमें, ठीक है। तो 150 में 50 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो आंसर सही होगा, इसका कौन सा आंसर सही होगा? आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, माना कि x वह छोटी से छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है, जिसे 8, 12, 20, 28, 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहता है। x के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए सिंपल हम क्या करेंगे, जो इसका प्रोसीजर होगा, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है, जो इन सब से भाग देने पर आपको 5 शेष बचे, हर दशा में जो है 5 शेष बचना चाहिए। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको एलसीएम कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो एलसीएम आएगा उसमें हम 5 जोड़ देंगे, ये जो शेष बच रहा है उसमें जोड़ देंगे, तो वही संख्या आ जाएगी। क्योंकि क्वेश्चन में संख्या के अंकों का योग पूछा है, तो उन संख्या का जो अंक बन के आएगा उन सभी अंकों को जोड़ देंगे, तो इसका आंसर हमको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करते हैं जो इन सबसे डिविजिबल है। इसका मतलब हमको क्या करना है, हमको कैलकुलेट करना है, इसका एलसीएम कैलकुलेट करना है। किसका किसका? 8, 12, 20, 28 और 35, ठीक। तो इसका एलसीएम कैलकुलेट करते हैं। तो एलसीएम सिंपली आपका 2 से डिवाइड करो, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 दहमा 20, 2 14, 28 हो जाएगा, और ये 35 ही रहेगा, ठीक है। फिर 2 से, फिर 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 2 7 14, ठीक है, 5। फिर आपका क्या क्या आया? टू कर लीजिए, 1, 3, 5, 7, फिर 3 से कर लीजिए, 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, 1, 1 और 5, फिर 7, फिर आपका क्या होगा? 35। 5 से कर लो, 5 से 1, 1, 1, फिर 7, फिर 5 सते, फिर आपका क्या आया? 5, वो 7 आ गया, 7, 1, 1, 1, 1, 1, ठीक है। तो एलसीएम का बेसिक प्रोसीजर होता है, वैसे मैंने यहाँ कर दिया। तो इस तरीके से आप एलसीएम कैलकुलेट कर लेंगे, सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेगी 840, ठीक है, 840 मिलेगी। अब क्या करेंगे, इसमें जो जो शेष बच रहा है, शेष कितना बचता है हर दशा में? 5 बच रहा है, तो इस 5 को ऐड कर देंगे उसमें, तो 845 होगा। जो नंबर है आपका वो 845 है, जिसको जो है इन नंबर से भाग देंगे तो हर बार जो है आपको 5 शेष बचेगा, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या करना था, x के अंकों का योग निकालना था। तो ये आपका x है नंबर, इसके अंकों का योग देखिए, 5 4 9 हो गया, 9 और 8 मिलके 9 8 17 हो गया। तो इस तरीके से जो इसका आंसर आएगा वो क्या होगा, आंसर सी जो है करेक्ट होगा, और वो वैल्यू 17 होगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, दो सतत विषम संख्याओं का गुणनफल 6723 है, तो छोटी संख्या का वर्गमूल क्या होगा? देखिए विषम संख्या अगर एक x होगी तो दूसरी संख्या क्या होगी? x+2 होगी, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूअस विषम संख्याओं की बात कर रहा है। अब चाहे सम संख्या की भी बात करता तो सम संख्या भी 2 के बाद आएगी नेक्स्ट वाली।
ठीक है। तो इस तरीके से x इंटू एक्स प्लस टू, तो इसका गुणनफल कितना गिवन है? गिवन है आपका 6723। ठीक, ये गिवन है। अब देखिए, अगर इसको आप सिंपली सॉल्व करने बैठेंगे तो काफी टाइम कंज्यूम करेगा, क्योंकि आपको देख रहे हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो अब क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में वैल्यूज को पुट करके चेक कर लीजिए। वैल्यूज को पुट करके आप चेक कर लीजिए। और x आपकी क्या है? x जो है छोटी संख्या है, क्योंकि पहली संख्या हमने x कंसीडर किया, फिर दूसरी संख्या का कंसीडर किया, x प्लस टू कंसीडर किया। तो ये जो दिया है वर्गमूल दिया है, तो x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो स्क्वायर करके निकालेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो हो नहीं सकता। ये अगर इस पर अगर आप ध्यान दें, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है 3 डिजिट में है, 3 डिजिट का स्क्वायर करेंगे तो कहीं ना कहीं इससे ज्यादा तो ऐसे ही हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद तो बहुत ज्यादा होगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। 91 को चेक कर लिए। सबसे पहले ऐसे केसेस में छोटी वाली नंबर से चेक करना शुरू करते हैं। तो मैं एक नंबर को चेक करके बताता हूं आपको। जैसे आप सपोज करो 9 से चेक करते हैं। 9 को अगर चेक करोगे तो क्या होगा? x की जो वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू 81 आ जाएगा, क्योंकि ये तो रूट लिखा हुआ है, क्योंकि ये कह नहीं रहा कि वर्गमूल है। तो x इज इक्वल टू 81 आ गया। तो पहला जो है नंबर यहाँ 81 हो जाएगा, और दूसरा नंबर क्या होगा? 83 हो जाएगा। ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही सेम नंबर मिलने वाला है, 6723। तो इस तरीके से आपका वेरीफाई हो जाएगा। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप बच जाएंगे इसमें। इसी यही प्रोसीजर आप अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने का बेस्ट प्रोसीजर जो है, ज्यादा बेटर यही रहेगा कि आप सिंपल डिवाइड कर लें या भाग दे लें, तो आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। पॉइंट में वैल्यूज मिल जाएंगी। ये वैल्यूज मैंने लिख दिया है यहाँ। ठीक है। तो इस तरीके से वैल्यूज मिल जाएंगी, और वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग फिर अरेंज कर लीजिए कि उसकी कौन सी सही होगा। ठीक है। तो इस केस में अगर देखें तो पहले वाले का 0.89 है, 0.89 है। दूसरा फिर 0.86 है, ये वाला अगर देखें 22/25 जो लिखा हुआ। ठीक है। तो पहली पोजीशन पर कौन सा आएगा? पहली पोजीशन पर आएगा 44 डिवाइडेड बाई 49। दूसरी पोजीशन पर 22 डिवाइडेड बाई 25। और थर्ड पोजीशन पर फिर कौन जाएगा? थर्ड पोजीशन पर ये वाला जाएगा 33 डिवाइडेड बाई 38। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इसका जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है आपका? इसमें समझते हैं। ये सिंपल सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो इसको देखिए, ये जो वैल्यू है, इसको अगर 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10.3 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? क्योंकि 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल एक जो है शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा, राइट साइड में नहीं, ये रॉन्ग कर दिया। तो इसमें क्या होगा? 0.103 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब आगे देखिए, इस केस में देखिए, इस केस में क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। जब डिवाइड कर रहे हो तो वो कहाँ शिफ्ट होगा? वो शिफ्ट होगा राइट साइड में। तो मतलब सिंपली आपका हो जाएगा 11.1 आ गया। तो ये 11.1 हो गया, ये इतना। ठीक है। अब देखिए, अब ये वैल्यू जो है 1/10 का मतलब क्या हुआ? 1/10 का इनवर्स है। तो मतलब सिंपल ये जो है, इसको इस तरीके इक्वल के इस इधर वाले वैल्यू मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो 1/4 इंटू 10 हो जाएगा। ठीक है। अब 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या हो गया आपका? 14 आ गया। अब देखिए, बाकी वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं, तब इजी होगा। तो जस्ट अ मिनट।
तो इस तरीके से क्या करेंगे, इन नंबर्स को हम ऐड कर लेते हैं, इन वैल्यूज को, इनको 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 ऐड कर लेते हैं और एक तरफ से लिखते चलते हैं। तो ऐड कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2.01, इसको इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी। फिर ये वैल्यू क्या आई है, -0.103, ठीक है। फिर प्लस है, प्लस क्या आया, 11.1, अब प्लस एक्स है, एक्स इज इक्वल टू कितना आया, 14, ठीक। आप समझ गए, तो अब तो सिंपल हो गया। तो x इज इक्वल टू, अगर सिंपल इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल सब्ट्रैक्शन है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0.991, ठीक है। तो इस तरीके से जो इसका आंसर सही हुआ, आंसर कौन सा सही है, आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो इसमें देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इस मॉडल पेपर का। तो इसमें देखते हैं हम लोग, एक क्या है, ये वैल्यूज गिवन है 2153 की घाते 167 में इकाई का अंक क्या होगा। यूनिट्स प्लेस पर जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वो हमको कैलकुलेट करना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, इस तरीके क्वेश्चन आ भी सकता है आपके एग्जाम में। देखिए, सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि यूनिट प्लेस क्या है, इसमें 3 है। तो अब ये सोचिए आपको कि 3 का कितनी पावर करें हम कि यूनिट प्लेस पर कोई 1 वैल्यू या इस तरीके से वैल्यूज आ जाए, ठीक है, जिसको सिंपली हम लोग सॉल्व कर सके। तो अगर देखो 3 की बात करूं तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 त्रिका 9 और 9 नवा 81। तो इसमें देख रहे हैं यूनिट प्लेस 1 आ गया इसमें, लेकिन ये कितना था, 3 की पावर 4 है, ये 3 की पावर 4 है। तो 3 की पावर 4 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 से भाग देना पड़ेगा ऊपर वाले वैल्यू में। तो अब देखिए इसमें क्या करूंगा मैं, 3 की पावर 4, तो इसमें भाग दे दीजिए, 4 चौक 16, 4 चौक 16 हो गया, 4 का नम 4, 3 7, अब 3 बच रहा है, ठीक है। अब 3 बचने का मतलब क्या हुआ कि आपका 3 की पावर 3 अलग हो गया, ठीक है। अब देखिए, तो ये वैल्यू तो आपकी फिनिश हो गई, इस वैल्यू का कोई रोल नहीं रहा, जो बच रही है वैल्यू, बस उसको ध्यान देना है, जो रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। 4 से जब हमने डिवाइड किया, अब वो 4 कहां से आया डिवाइड करने का, वो हमको यहां से मिला, ठीक है। अब डिवाइड करने के बाद क्या हुआ, जब 4 से हमने डिवाइड किया तब आपका 3 बच रहा था शेष, तो इसमें जो है 3 की पावर 3 आ गया। अब 3 की पावर 3 कर लीजिए, तो इसकी वैल्यू देखिए, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 27, और 27 का जो यूनिट प्लेस है वो कितना है, वो आपका 7 है। तो इस तरीके से जो आंसर हुआ वो आपका क्या हुआ, आंसर इसका 7 हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये पूरा जो मॉडल पेपर था जो केवीएस पीआरटी मैथमेटिक्स का, ये हमने डिस्कस किया। इसी तरीके का जो है पेपर आपको देखने के लिए मिलेगा जब आप एग्जाम देने जाएंगे, अभी केवीएस पीआरटी का एग्जाम होने वाला है, तो ऐसे ही पेपर आपको वहां देखने को मिलेगा। अगर ये पेपर आपको अच्छे लग रहे हैं, कंटेंट अच्छे लग रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।